हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 8 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन, क्या नाम है बुक का? सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। इस बुक का चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर को हिंदी में अध्याय भी कहते हैं, चैप्टर 1। चैप्टर 1 का क्या नाम है? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान आज मैं ये स्टार्ट करने वाला था, आप लोग देख लीजिएगा। यही है वो बुक, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन, यानी कि इकोनॉमिक्स। इसका जो पहला चैप्टर है ये भारतीय संविधान। आज से ये मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। आइए इसको ध्यान से समझेंगे। पहला जो टॉपिक इसमें दिया गया वो कह रहा है कि संविधान क्या और क्यों। संविधान क्या और क्यों। तो क्या आपने कभी अपने विद्यालय के बारे में सोचा है? आप शायद यही सोच रहे होंगे कि भला इसमें सोचने वाली क्या बात है। विद्यालय में हम पढ़ने के लिए जाते हैं, इसमें एक प्रधानाध्यापक और कई अध्यापक अध्यापिकाएं होते हैं जो अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। कहता कि जैसे कि तुम लोग विद्यालय जाते हो, स्कूल जाते हो, आज तक कभी भी सोचे हो इसके बारे में? तो बच्चा सोचता है इसके बारे में क्या सोचेंगे। इस बात हम जानते हैं कि स्कूल है, वो स्कूल हम पढ़ने जाते हैं, उसमें एक प्रधानाध्यापक है, प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल है, बाकी कई सारे अध्यापक अध्यापिका हैं। अध्यापक अध्यापिका मतलब कि टीचर हैं, ठीक ना, टीचर और मैम हैं। ये बातें जो आपको शायद साधारण लगती है, परंतु उतनी साधारण नहीं है, क्योंकि किसी भी विद्यालय को सुनिश्चित तरीके से चलाने के लिए कुछ कायदे कानून होते हैं। अरे ये बात जितना तुमको साधारण लग रहा है, वो हकीकत में उतना साधारण है नहीं। कोई भी विद्यालय तब चलेगा जब वहाँ पर एक नियम बनेगा, जब एक कायदे कानून बनेगा, ठीक है ना। उसी कायदे कानून के अनुसार हमारा स्कूल चलता है। जैसे बच्चों के विद्यालय में नामांकन के लिए एक निश्चित उम्र और समय का होना। एक देखो वहाँ पे क्या 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 कंडीशन लगाया गया है कि बच्चा जब 6 साल का हो जाएगा तभी उसका एडमिशन लेंगे। 6 साल से छोटे बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में नहीं लेंगे, ठीक। तो एक वहाँ लिमिट दिया है। हर एक कक्षा का एक निश्चित पाठ्यक्रम होना। उसको देखो, प्रत्येक कक्षा का अलग अलग कक्षा का अलग अलग सब अथी क्या कहता है कि बुक वगैरह है ना। एक क्लास का सिलेबस कुछ और है, 2 का सिलेबस कुछ और है, 3 का कुछ और है, यानी अलग अलग कक्षा का सिलेबस अलग अलग है। उसके बाद क्या दिया कि प्रत्येक विषय के लिए योग्य शिक्षक या शिक्षिकाओं का होना। तो जो टीचर जिस सब्जेक्ट में निपुण है वो टीचर वही सब्जेक्ट वहाँ पर पढ़ाते हैं। तो विद्यालय के जिन नियमों की तरफ हमने आपका ध्यान दिलाया, ये भी बुनियादी कानून पर आधारित है। बुनियादी कानूनों को ध्यान में रखकर ये अन्य नियम और कानून बनाए जाते हैं। तो यानी स्कूल का जो नियम तुमको बताया गया कि एडमिशन लेने के लिए इतना साल होना चाहिए, उसके बाद जो है सभी क्लास का अलग अलग पाठ्यक्रम ने सिलेबस और बुक होना चाहिए, ठीक ना। ये क्या एक बुनियादी कानून है, ये क्या एक बुनियादी कानून है। जैसे देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक बुनियादी कानून है, जिसके आधार पर विद्यालय के बारे में कई नियम बनाए गए हैं। उसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये कब आया था? 2009 ईस्वी में, ठीक ना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था? 2009 ईस्वी में। इसके तहत जो है कुछ कायदे कानून बनाए गए स्कूल में, ठीक। कुछ क्या किए गए हैं? कुछ कायदे कानून बनाए गए। सुनो, पहला कानून ये बनाया गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के लड़के या लड़कियों को किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है। पहला कानून शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक ना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत पहला ये कानून है कि 6 से लेकर 14 साल तक, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को पूरे बिहार के नहीं, पूरे भारत के किसी भी कोने में जहां भी नाम लिखाने का मन है वहां तुम जाओ और बोलो हमको नाम लिखाना है, तुमको वो मना नहीं करेगा। और यदि कोई मना कर रहा है, ठीक ना, उस पर तुम लोग एक्शन लो, वहाँ आवाज उठाओ, उसको दिखाओ यहाँ जाके कि हमारा संविधान में ये बात लिखा गया, ठीक ना। हमारा बुनियादी में जो है ना, बुनियादी अधिकार में जो है यह बात लिखा गया, बुनियादी कानून में यह बात लिखा गया है। कितना से कितना तक? 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को पूरे भारत के किसी भी स्कूलों में नामांकन लेने से नहीं, एडमिशन कराने से मना नहीं किया जा सकता है। जैसे यहाँ देखते हैं कुछ स्कूल यहाँ पर मना करता है ना, इस स्कूल में नहीं तुम उस स्कूल में जाओ, उस स्कूल में नहीं उस स्कूल में जाओ। चाहे बच्चा कितना ही ज़्यादा पढ़ने में कमज़ोर हो, चाहे बच्चा कितना ही ज़्यादा पढ़ने में इंटेलिजेंट और विद्वान हो, वो जिस भी स्कूल में चाहेगा कि हमको इस स्कूल में नाम लिखाना है, टीचर को नाम लिखना पड़ेगा। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को पूरे भारत के, यानी कि अगल बगल के आसपास के पूरे भारत के कोने कोने के किसी भी स्कूल में तुम हाथ रख हमको हे स्कूल में नाम लिखाना है, तुम्हारा उसमें नाम लिखाएगा। नहीं लिखता तुम आवाज़ उठाओ, एक्शन लो,
और टीचर पे भी वहाँ एक्शन होगा अगर वो लिखने से मना कर रहा है। अब प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 8 तक की पढ़ाई है तो सरकारी स्कूल का होना आवश्यक है। और दूसरा कानून इसमें ये बना था, ठीक ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत बुनियादी कानून में दूसरा कानून ये बना था कि 3 किलोमीटर पर जो है एक प्राइमरी मिडिल स्कूल होना चाहिए। प्रत्येक 3 किलोमीटर पर जो है एक 8 क्लास तक का स्कूल होना चाहिए ताकि बच्चों को अधिक दूर नहीं चलना पड़े। उसके बाद यह कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में छात्र शिक्षक का अनुपात 30:1 होना चाहिए। और 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक के स्कूल में, यानी जिसको कहते हैं प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक स्कूल, वहाँ शिक्षक और छात्र का अनुपात 30:1 होना चाहिए। मतलब कि प्रत्येक 30 बच्चों पर एक टीचर, 30 बच्चे पर। यदि किसी प्राइमरी स्कूल में 150 बच्चा है ना तो 150 बच्चा तो वहाँ 5 टीचर होना चाहिए। यदि कहीं पर मान के चलो कि 210 बच्चा है, किसका 210 अगर 7 बार में 7 टीचर होना चाहिए, ठीक ना। प्रत्येक 30 बच्चा पे एक मास्टर होना चाहिए, 30 बच्चा पे एक मास्टर एक टीचर होना चाहिए, ठीक। तो आगे समझते हैं हम। देखो, तो भारतीय संविधान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लंबे संघर्ष एवं अन्य देशों के संविधानों के अनुभवों का नतीजा है। तो भारतीय संविधान जब बनाने की नौबत क्यों आई? जब हमारे देश में अंग्रेजी खिलाफत हुआ, मतलब जब अंग्रेजों का शासन हुआ, ठीक ना, अंग्रेजों के शासन से जब हम लोग मुक्त हुए तो हमारा जो है भारत के लोग जो है इधर उधर बिलखने लगे, इधर उधर क्या होने लगे, बिलखने लगे। तो सभी लोगों को समेटने के लिए, सभी को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, सभी को क्रम वाइज जो है एडजस्ट करने के लिए एक जो है संविधान की आवश्यकता थी, तब जाके संविधान बनाया गया। और हमारा संविधान जो है बहुत सारे देशों से लिया गया, ठीक ना। अलग अलग देशों के कुछ न कुछ भाग लिए गए हैं। यह भिन्न समूहों, जातियों एवं अलग अलग क्षेत्रों के ज्ञानी एवं अनुभवी लोगों की सोच का परिणाम है। इसका मतलब कि अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग कैटेगरी के लोग, मतलब कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फिर जात में अलग अलग जाति, चाहे वो यादव हो, ठाकुर हो, ठीक ना, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, SC हो, ST हो, OBC हो, सभी जातियों के लोग, सभी जो है ना, सभी धर्मों के लोग ने एक साथ मिलकर, ज्ञानी सब लोग से एक साथ मिलकर सोचे हैं, ठीक ना। अच्छा, उसी का परिणाम है हमारा संविधान। तो आगे समझते हैं फिर देखो अगला टॉपिक दिया गया है, ठीक ना। टॉपिक नहीं मतलब उसी का है। भारतीय संविधान केवल यह नहीं बताता कि देश की शासन व्यवस्था क्या होगी, बल्कि यह भी दर्शाता है कि किस तरह के समाज का निर्णय करना चाहते हैं। कहता संविधान हमारा जो है ये केवल देश की बागडोर ही नहीं संभालता है, केवल देश की बागडोर नहीं संभालता है, केवल यह नहीं बताता कि हमारा देश कैसे चलेगा, कैसे प्रोग्रेस करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक ना, बल्कि हम अपने समाज में किस तरह रहेंगे, किस तरह का समाज चाहते हैं, आदर्श समाज, ठीक ना, समाज का निर्माण कैसे होगा, उन सभी के बारे में भी संविधान हमको बताता है। उस समाज में किन आदर्शों की रक्षा की जानी चाहिए, आदर्श जैसे कि महिलाओं के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, पुरुषों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, बच्चों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, बूढ़े बुजुर्गों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये सभी संविधान हमारा बताते हैं। समाज में रहने वाले लोगों को कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए। अधिकार में जैसे मान लो कोई समाज में रह रहा है, ठीक है ना, तो क्या अधिकार चाहिए, बच्चों को चाहिए शिक्षा का अधिकार, पढ़ने के लिए, ठीक है ना, बुजुर्गों को चाहिए वृद्धा पेंशन यानी वृद्धा पेंशन का अधिकार। उसके बाद जो है महिलाओं को चाहिए, उसको सबके लिए एक अधिकार है, ठीक ना। उसके बाद जब प्रत्येक 18 साल से ऊपर व्यक्ति को चाहिए क्या, तो वोट देने का अधिकार, सभी टाइप का अधिकार उसको मिलने चाहिए। अब कल्पना कीजिए कि आप नाहरवाल नामक इलाके में रहते हैं, ठीक ना, एक गांव है उसका नाम है नाहरवाल। क्या नाम है? नाहरवाल। बोला कि मान के चलो, सोच लो तुम जो है नाहरवाल नामक गांव में रहते हो, आप चाहते हैं कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहें और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग करें। तो तुम मान लो नाहरवाल नाम के गांव में रहते हो, तुम्हारा सोच है कि यहाँ के सभी लोग आपस में प्रेम भाव से शांतिपूर्ण तरीके से रहें और जब जब जिसको जो जरूरत पड़े वो जो मांग लें, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। यदि उसमें आपसी मतभेद हो तो उसका हल किसी निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से की निकाला जाए। तो यदि दो व्यक्तियों के बीच मान के चलो लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई मतभेद हो गया, तो उसका क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि आपस में दोनों आप मार कर लेंगे, मार करने के बजाय जो है आपस में हम लोग जो प्यार से बोल के बातों को सुलझा सकते हैं। वैसे नहीं हुआ मान के चलो पंच बैठा के बात को सुलझा लेंगे, मारपीट का नौबत नहीं आना चाहिए, ठीक है, किसी न किसी तरीके से बात को सुलझा लिया जाए।
उनके झगड़ों के हल करने का कोई खास तरीका हो। जैसे दो व्यक्ति आपस में मतलब कि समझो कि मुंह कान फुला के बैठा है, लड़के बैठा है, तो दोनों को आपस में कैसे मिलाएं, कैसे दोनों दोनों में जो है दोस्ती करवाएं, प्रेम करवाएं, उस झगड़े को मिटाने का कोई तरीका, कोई नियम बना हो। सभी लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार काम मिले। जो आदमी जितना ज़्यादा योग्य है जिस काम के लिए, उसको वही काम मिले। जो लेबर के योग्य है उसको लेबर वाला काम मिलेगा, जो किसान के योग्य है वो किसान वाला काम करेगा। पढ़े लिखे व्यक्ति को अलग काम मिलना चाहिए, ठीक ना। जिसके हाथ में कुछ कला है उसको अलग काम मिलना चाहिए। ऐसा मानो तुम चाहते हो। यदि आप सभी को ऊपर दी गई परिस्थितियों के अनुसार दिए गए इलाकों के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाने का कार्य दिया जाए तो आप क्या करेंगे, ठीक ना। कहता है कि ऊपर जो तुम पढ़ा अभी उसके लिए जो उन सभी के लिए यदि तुमको एक जो नियम बनाने का काम मिल जाए, तुम इसके लिए क्या करो, एक नियम बनाओ, एक कानून बनाओ, या ऐसा कौन सा कानून, ऐसा कौन सा नियम बनाया जाए जिसके कारण कि ये सभी चीज़ों की पूर्ति हो सके, तुम क्या नियम बनाओगे। जैसे यहाँ पर देखो एक पिक्चर के द्वारा समझाया गया है, ठीक है ना। देखो ये पिक्चर ये कह रहा है कि रामू आज तुम्हारी पत्नी काम करने नहीं आई, ठीक है ना। मतलब मालिक होगा, बोला रे रामू अरे आज तुम्हारा पत्नी काम करने क्यों नहीं आया। ये कहती है, ये कहता है आज उसकी तबीयत बहुत खराब है मालिक। तो मालिक आज उसकी तबीयत बहुत ही खराब है, ठीक ना। वो कहता है तो तुमने अपनी बेटी मुन्नी को क्यों नहीं भेजा, घर में बहुत बर्तन पड़े हैं, कौन धोएगा, ठीक ना। बोला तुम्हारी पत्नी का तबीयत खराब था ना, मुन्नी का तबीयत ठीक था ना, तो तुम अपनी बेटी मुन्नी को भेजता यहाँ पर काम करने के लिए। पत्नी के बदले मुन्नी बर्तन बन के जाती है। वह सरला बहन के घर पढ़ने गई है। वो सरला कोई पड़ोसी होगी, बोला उसके यहाँ वो क्या करने गई है, पढ़ने गई है। क्यों, फिर यह काम कैसे होगा, जाओ उसको तुरंत बुला कर लाओ, ठीक है ना। या तो अपनी पत्नी को भिजवाओ या तो अपनी बेटी को भिजवाओ, मेरा काम होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, बुला कर ले आओ। एक दिन नहीं पढ़ेगी तो उसका क्या बिगड़ेगा। बोलता एक दिन नहीं पढ़ेगी उसका क्या बिगड़ेगा। कुछ देर में रामू हाफते हुए लौटता है और कहता है मालिक, मतलब कि दौड़ते हुए गया पर सरला बहन के पास, दौड़ते हुए गया और फिर उधर से दौड़ते हुए लौट गया, ठीक ना। अरे सरला बहन जी ने मुझे कहा कि अगर तुम मुन्नी की पढ़ाई छुड़वा कर उसे काम करवाओगे तो मैं रपट कर दूंगी, मतलब पार्ट वो डांटेंगे, यही करेंगे करेंगे, तो मैं केस करवा देंगे। जाओ कि ये आदमी जो अपने बेटी को पढ़ाने के बजाय उसको अपने काम पे लगाता है। इसलिए तुम लोग भी अपने ध्यान रखो, यदि मम्मी पापा यदि काम पे लगवा रहे हैं, ठीक है, तो उस पर आवाज उठाओ। तुम्हारा अभी पढ़ने का हक है, ठीक ना, तुम्हारा अभी पढ़ने का उम्र है। और ये एज यदि निकल गया, ये उम्र यदि निकल गया, दोहरा कर फिर समय तुमको नहीं मिलेगा, ये उम्र फिर नहीं मिलेगा। काम करने के लिए तो पास जीवन पड़ा है ना। व्यक्ति जैसे देखो 20 साल 22 साल 25 साल का हो जाता है, वो समझो 22 साल 25 साल से लेकर जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, ऐसे समझो 20-22 साल से लेकर मरते दम तक व्यक्ति क्या करता है, काम ही काम करता है ना। तो काम करने के लिए पूरा जीवन पड़ा है, लेकिन पढ़ने के लिए पूरा जीवन नहीं पड़ा है। यदि ये समय एक बार चला गया तो दोहरा कर ये समय लौट कर नहीं आएगा। इसलिए समय को समझो और जो समय तुम्हारे पास है उसका सदुपयोग करो। और ये पढ़ने का समय आप पढ़ो। यदि मम्मी पापा काम पे लगवा रहे हैं तो आवाज उठाओ, उसको दिखाओ ये चीज कि हमारा बुनियादी अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है हमारा, और उसमें स्पष्ट लिखा गया है यदि आप काम पे हमको लगाइएगा तो आप पे केस भी हो सकता है। क्योंकि यदि तुम लोग को काम पे लगेगा तो ये कहा लगा बाल मजदूरी, क्या कहा लगा, बाल मजदूरी। और बाल मजदूरी कराना गैर अपराध है। कोई भी गार्जियन माता पिता अपने बच्चों को बाल मजदूरी नहीं करवा सकता बिना उसके अधिकार का, बिना उससे पूछे। यदि बच्चा खुद चाहे हम रहेंगे जबरदस्ती तब कोई बातें नहीं है, अपने मन से नहीं। आगे समझते हैं अब। जिस तरह एक छोटे से इलाके के विकास एवं खुशहाल के नियमों की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह देश को चलाने के लिए भी नियमों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यहाँ एक इलाका जो गांव का नाम जो दिया था, क्या नाम था गांव का, नहरवाल। तो जिस तरह एक छोटे से गांव को चलाने के लिए बोला गया कि एक कानून चाहिए, एक नियम चाहिए, तो सोचो इतना बड़ा हमारा विशाल देश को चलाने के लिए क्या नियम नहीं बनेगा। तो छोटका मोटका गांव में जहाँ समझो कि 50-100 को 200 आदमी होगा, इसको चलाने के लिए एक नियम कानून चाहिए। और इतना बड़ा देश जहाँ पे कि समझो कि अभी जो है 144 करोड़ आदमी, यानी कि 1 बिलियन नहीं, समझो 1 अरब 44 करोड़ आदमी है, 1 अरब 44 करोड़ आदमी। इतना बड़ा देश ऐसे चल जाएगा। तो उसको चलाने के लिए भी क्या चाहिए, एक बहुत बड़ा कानून चाहिए। देश को सुचारू संचालन हेतु बनाए गए नियमों कानून को संविधान कहते हैं। देश को चलाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, उसी नियम और कानून को संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो पूछेगा संविधान किसे कहते हैं, तो बोलेंगे किसी भी देश को सुचारू ढंग से चलाने के लिए,
किसी भी देश को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जो नियम और कानून बनाए जाते हैं, किसी भी देश को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जो नियम और कानून बनाए जाते हैं उसे संविधान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान में नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य का वर्णन होता है। इन सभी नागरिकों का इसमें अधिकार और कर्तव्य दिया रहता है कि किस नागरिक का जो क्या काम है, ठीक ना, उसका क्या योग्यता है। संविधान केवल नियमों एवं कानूनों का संग्रह नहीं जो समाज के राजनीतिक पहलुओं को बताता है, बल्कि यह लोगों के दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को भी दर्शाता है। बोला यह केवल जो है केवल नियम या कानून नहीं है जो केवल ये बताएगा हमारा समाज कैसे चलेगा, हमारा जिला, हमारा राज्य, हमारा देश कैसे चलेगा, बल्कि लोगों के जीवन के बारे में भी बताता है कि लोगों का दैनिक क्रियाकलाप, दैनिक मतलब रोज का क्रियाकलाप क्या है, लोगों को क्या करना चाहिए, क्या सही है उसके लिए, क्या गलत है, ये सभी बताता है। संविधान सरकार को जनहित में कार्य करने की दिशा देता है, जिससे सभी नागरिक, खास तौर से समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों के विकास को बल मिलता है। संविधान से क्या होता है? सरकार को आइडिया मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है? आइडिया मिलता है कि हम अपने देश को कैसे चलाएं, कैसे आगे बढ़ाएं। और वो जो क्या करते हैं तब जो अपने देश को आगे बढ़ाने में सक्षम रहते हैं और गरीब से गरीब, छोटे से छोटे, कमजोर से कमजोर व्यक्तियों के बारे में सोच पाते हैं और उसके लाभ के लिए भी क्या करते हैं? कदम उठाते हैं। और ऐसे में क्या होता है? गरीब और जो है गरीब कमजोर व्यक्तियों का लाभ होता है, गरीब दलित ऐसे व्यक्तियों का लाभ होता है। अगला टॉपिक दिया है भारतीय संविधान का ऐतिहासिक संदर्भ। मतलब इसमें दिया गया कि भारतीय संविधान मान लो कैसे बना होगा, ठीक ना, संविधान जो हमारा कैसे बना होगा, इसके पीछे क्या क्या रीजन है। कहता है कि अब तक हमने पढ़ा कि संविधान क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। संविधान क्या है समझ गए, संविधान की क्या आवश्यकता है ये भी समझ गए। इस भाग में हम संविधान निर्माण के ऐतिहासिक संदर्भ को समझने की कोशिश करेंगे। यानी इस पेज में जानेंगे कि संविधान जो है ना कैसे बना है। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वे कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिन्होंने भारत के संविधान को एक खास रूप देने का महत्वपूर्ण योगदान की दिया। और यहाँ हम जानेंगे कि ऐसा कौन सा परिस्थिति आया होगा, कंडीशन आया होगा, जिससे कि सभी क्या हुए होंगे? संविधान बनाने की ओर अग्रसर हुए होंगे और संविधान बनाने को मजबूर हो गए होंगे। किसी भी संविधान के स्वरूप को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि उसका निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ है। तो तुम संविधान को तब जान पाओगे, संविधान को तब समझ पाओगे, संविधान के बारे में सच्ची जानकारी तब प्राप्त कर पाओगे जब तुमको ये पता होगा कि हमारा संविधान ये किस परिस्थिति में बना है, किस कंडीशन में बना है। हल्ला मत करो। जब संविधान बना है तभी हमारा देश का कंडीशन क्या था, उस देश में रहने वाले लोगों के ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को उनमें शामिल किया गया है या नहीं। लोगों का रहन सहन, जीवन, राजनीतिक, सामाजिक सभी को संविधान में शामिल किया गया है या नहीं। उस देश के विभिन्न वर्गों व समाजों के हितों को ध्यान में रखा गया है या नहीं। संविधान जो बना है क्या उस संविधान में देश के सभी लोगों के हित के बारे में सोचा गया है या फिर नहीं सोचा गया है। तो बात है यहाँ पर जो 1885 का, सन 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं अन्य राजनीतिक संगठनों ने संवैधानिक सुधारों और कानून बनाने वाली संस्थाओं में भारतीय को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने की मांग प्रारंभ की थी। तो 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भी अन्य अलग अलग कमेटी क्या किए थे? संविधान बनाने की मांग किए थे। कांग्रेस के नेता अंग्रेजी सरकार की भारत के बारे में बनाई जा रही नीतियों की आलोचना करते हुए आमतौर पर यह सवाल उठते थे कि अंग्रेजी सरकार ने जो अधिकार अपने देश इंग्लैंड के नागरिक को दिए हैं वो अधिकार भारत के नागरिक को क्यों नहीं दिए हैं। अंग्रेज जो थे, अंग्रेज कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। वो क्या किए थे? भारत पे शासन किए थे। तो इंग्लैंड के लिए उसका संविधान कुछ और था, इंग्लैंड के व्यक्तियों के लिए वो संविधान कुछ और बनाए थे कि वहाँ के जन कैसे चलाएंगे देश को। अब भारत के लिए उसका संविधान कुछ और था। भारत का संविधान क्या था? कुछ और था। भारत में जो संविधान जो उस टाइम बनाए थे, ठीक ना, जो रूल, जो नियम, जो कायदे कानून बनाए थे उसमें केवल भारतीय लोगों को का शोषण करना, उसका दोहन करना, उसको मारना पीटना, जबरदस्ती काम करवाना, काम के बदले पैसे ना देना, ये सब नियम लागू करवाए थे। और अपने देश के लोगों के लिए वो पूरा सुख, ठीक ना, सुख मतलब देने वाला नियम लागू करवाए थे। तो वे उसके बाद दिया गया है आगे, भारत के लोगों की शुरुआती मांगों में मुख्य रूप से यह बात शामिल थी कि भारत के लिए कानून बनाने वाली नेशनल असेंबली में भारतीय प्रतिनिधियों को
अधिक से अधिक संख्या में शामिल किया जाए। तो पहला मांग ये था कि कानून जो बनाते थे, ठीक है, कानून जो बनाते थे, कानून बनाने वाले में जितना भी व्यक्ति शामिल था वो सभी व्यक्ति अंग्रेज थे। वो सभी व्यक्ति क्या थे? अंग्रेज थे। और वो क्या करते थे? अपने इच्छा अनुसार, ठीक ना, अपने इच्छा के अनुसार जो चाहते थे वो कानून बनाते थे। और सभी कानून में अपने अंग्रेजों को पूरा ऊपर बनाते रखते थे और भारतीयों को क्या करते थे? नीचे दबा कर कुचल कर रखते थे, ठीक ना, अपना पैरों तले दबाए रखना चाहते थे ऐसे। तो पहला मांग ये था कि ये संविधान जब बने, ठीक ना, यानी जो असेंबली जो संविधान बनाती है उसमें हमारा भारतीय भी शामिल हो, ताकि वो भी क्या करे? तो संविधान बनाने में अपना योगदान दे। जहाँ लगे कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है वहाँ वो आवाज उठाएगा। अब 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के द्वारा अपना संविधान खुद बनाने की स्पष्ट मांग की। अब बात आ गया 1920 ईस्वी का, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बोला कि हम अपना संविधान खुद बनाएंगे, हमें किसी भी इंग्लैंड, ब्रिटेन या अंग्रेज की आवश्यकता नहीं है। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य सदस्यों ने भारत के संविधान की एक नई रूपरेखा तैयार की। अब बात है 1928 ईस्वी का, उस टाइम जो है मोतीलाल नेहरू जी थे, ठीक ना, मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने क्या किया? संविधान का रूपरेखा तैयार किया। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय संविधान की रूपरेखा से संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया। 1931 ईस्वी में कराची में क्या हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, एक मीटिंग हुआ, एक सम्मेलन हुआ, उसमें संविधान का पूरा मांग रखा गया, ठीक ना। उसके बाद देखो इसमें जो बहुत सारे जो इन प्रस्ताव में बुनियादी मूल्यों को शामिल किया गया, जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की सभी जवान व्यक्तियों को, 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, ठीक ना, कि हम सभी क्या अपने देश में स्वतंत्र, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, हमें किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं होना चाहिए, इसका अधिकार। तो संसदीय एवं उत्तराधिकारी सरकार का अधिकार। तो अल्पसंख्यकों की क्या हुआ? अल्पसंख्यकों के अधिकारों का अधिकार। अल्पसंख्यक मतलब जिसकी संख्या कम है, समाज में जिस जाति की संख्या कम है उसको जो है ना, हर एक कोई आता है 2 थप्पड़ देकर चला जाता है, उसका कोई जो है ना समाज में जिस जाति का कम है संख्या, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। जो जाति अधिक है वो अपने आप को हीरो बनाते हैं, उसको दबा के रखना चाहते हैं। संविधान में ये भी मांग किया गया था कि जिस जाति के लोग कम रहते हैं उसको भी अधिकार मिले, उसका रक्षा किया जाए, उसको कोई कुछ नहीं बोले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1934 में एक स्वतंत्र संविधान की मांग की गई। 1934 ईस्वी में क्या हो गया? एक स्वतंत्र संविधान का मांग किया गया और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। दिसंबर 1946 ईस्वी में क्या हुआ? संविधान सभा का गठन किया गया और इसका अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया? इसका अध्यक्ष बनाया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे, ठीक ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के कौन थे? तो प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे। और देखो संविधान के बुनियादी मूल्य, ठीक ना, संविधान के बुनियादी मूल्य कम में बचा। तो किसी भी देश के संविधान के उन मूल्यों को बुनियादी मूल्य कहा जाता है जो उस देश के समाज के आदर्श रहे और लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने में सहायक रहे। तो बुनियादी मूल्य वो चीज है, ठीक ना, जो तुमको खुश रख दे। तो क्या कर दे? खुश रख दे। कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा नियम, ठीक ना, जिस नियम के तहत कि समाज के सभी जाति के लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या फिर अमीर जाति हो, गरीब जाति हो, SC हो, ST हो, जनरल हो, ठीक ना, OBC हो, समाज के सभी जाति सभी धर्म के लोग जो क्या करे, खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करे, वो खुशहाल जीवन में व्यतीत करे। तो उस टाइप की सुविधा देने वाले को हम लोग कहते हैं बुनियादी मूल्य। ऐसा सुविधा जहाँ मिलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? बुनियादी मूल्य कहते हैं। जैसे यहाँ कुछ भारत का संविधान दिया गया, जैसे देखो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये हमारा क्या संविधान है। तो भारतीय संविधान सभा ने 9 जनवरी 1946 को संविधान बनाने का कार्य शुरू किया था, ठीक ना। 9 जनवरी 1946 ईस्वी को, याद रहे ये तारीख, 9 जनवरी 1946 ईस्वी को संविधान बनना शुरू हुआ था। संविधान बनना क्या हुआ था? शुरू हुआ था। और फिर जो है उस दिन से स्टार्ट किया था। और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ठीक ना,
26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बनकर पूरा हो गया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान क्या हो गया, बनकर पूरा हो गया। तो ध्यान रहे 26 नवंबर 1949 को संविधान केवल बना था। क्या हुआ था, बना था, उस दिन देश में लागू नहीं हुआ था। उसके बाद 2 महीना रुका गया, नवंबर के बाद जनवरी नहीं सॉरी दिसंबर जनवरी। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया, तो दिसंबर जनवरी 2 महीना रुका। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान पूरे देश में लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, हमारा संविधान पूरे देश में लागू हो गया। और संविधान लागू होने की खुशी में उसी दिन से हम लोग जो है 26 जनवरी 1950 से ही हम लोग जो है गणतंत्र दिवस के नाम से मनाते हैं, ठीक ना। प्रत्येक 26 जनवरी क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब अगला टॉपिक देखेंगे, लोकतंत्र। तो भारत में आजादी के दौरान एक आम सहमति बन चुकी थी, भारतीय शासन व्यवस्था ऐसे लोकतंत्र पर आधारित होगी जिसमें सभी लोगों की समान भागीदारी होगी। तो जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, जब 15 अगस्त 1947 को, कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, उसके बाद जो है एक शासन बना था जिसमें बोला था कि सभी लोगों की समान भागीदारी होगी। जैसे कोई कहीं पे मीटिंग होगा, कोई कमेटी बनेगा, वहाँ सभी लोगों का भागीदारी क्या होगा, समान होगा। महिला हो या पुरुष हो, बड़ा जाति का हो या छोटा जाति का हो, गरीब हो या अमीर हो, सभी लोग एक संख्या में वहाँ भाग लेंगे। अब यहाँ पे एक अनुभव, पलक के, कुछ छोटा सा कहानी दिया है। पलक के स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन था। एक पलक नाम की लड़की थी, उसका एक स्कूल था, सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे नाच गाना, ठीक है ना, उसके बाद भाषण वगैरह का आयोजन था। शिक्षिका ने सभी बच्चों को भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सारे बच्चे पूरी तैयारी के साथ आए थे। मैडम बोले कि इस आयोजन में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, सभी बच्चे क्या करेंगे, भाग लेंगे। और सब बच्चे पूरा तैयारी भी किए। यदि उनके सारे कार्यक्रमों को शामिल किया जाता तो पूरा दिन लग जाता, और किसी कार्यक्रम को छोड़ दिया जाता तो बच्चों के कोमल हृदय को ठेस पहुंचता। अब वाला बच्चा जैसे देखो भाषण का भी तैयारी करके आया था, पूरा बढ़िया से नाच का भी, डांस का तैयारी करके आया था, ठीक ना। उसके बाद मिमिक्री, जैसे कि किसी का नकल करना, एक्टिंग होता है ना, कि किसी का नकल करना, हूबहू नकल करना कि वो कैसे करते हैं, उसका भी तैयारी करके आया था। यदि सभी बच्चों का जो है सभी गुणों को एक साथ किया जाता तो क्या होता, बहुत समय लगता, ठीक ना। या फिर किसी बच्चों को छोड़ दिया जाता तो उस बच्चे को बहुत तकलीफ होता कि हम पूरा तैयारी करके आए, आज 10 दिन से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमको जो मौका नहीं मिला। शिक्षिका ने बच्चों की आम सहमति से 10 बच्चों की एक टोली को कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने का भार सौंपा। अब शिक्षिका क्या किया, सभी बच्चों की सहमति से 10-10 बच्चों का मान लो ग्रुप बना दिया, ठीक ना। बोला बारी से एक बच्चे को बोला, मान लो स्कूल में 200 बच्चा है, ठीक, एक बच्चे को बुलाएंगे तो वो 200 बार बच्चों को बुलाना पड़ेगा ना। अब कई दिनों तक प्रोग्राम चलता रहेगा, 200 बच्चे आएंगे, बारी से प्रोग्राम करेंगे। एक बच्चा मान लो 10 मिनट लिया, 200 बच्चा सोच लो। इसलिए क्या 10-10 बच्चे का ग्रुप बना दिया, एक बार में 10 बच्चे, फिर 10 बच्चे, फिर 10 बच्चे, और 200 बच्चा आएगा, मान लो कितना बार में, 20 बार में आ जाएगा। उन्होंने सभी बच्चों की बातों को सुना और सहमति से कार्यक्रम का चयन किया। सबके बातों को सुना गया और सहमति से कार्यक्रम का चयन किया गया। इसलिए बताया गया इसी तरह जो हमारे देश में, हमारे समाज में भी एक ऐसे कानून होना चाहिए जहाँ सभी का सुना जाए, सभी का सुना जाए। उसके बाद अगला टॉपिक है स्वतंत्रता, ठीक ना। क्या दिया है, स्वतंत्रता। लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार उस देश में निवास करने वाले लोगों की स्वतंत्रता है। तो हमारा देश तरक्की की राह पे तब बढ़ेगा, हमारा देश पूर्णतः लोकतंत्र तब रहेगा जब देश में रहने वाले नागरिक जो है ना स्वतंत्र रहेंगे। क्या रहेंगे, स्वतंत्र। हल्ला मत करो। स्वतंत्र मतलब किसी के गुलाम नहीं रहेंगे, हम लोग अपने मन का रहेंगे, जो मन होगा वो करेंगे, जहाँ मन होगा वहाँ जाएंगे, ठीक ना। हम लोग पूर्णतः स्वतंत्र हैं, हमें रोकने टोकने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। यदि लोग अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त नहीं कर पाते हैं तो क्या उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उनके हित की रक्षा कर पाएंगे? नहीं। मान के चलो क्या कि प्रधानमंत्री पद के लिए या मुख्यमंत्री पद के लिए 4-5 आदमी खड़ा हुआ, हम, ठीक ना, हम लोग अपने विचारों से हम लोग उसका चयन नहीं कर पाते हैं। जब हम लोग अपने विचारों से उसका चयन नहीं कर पाते हैं तो क्या जो बिना विचार का जो अपने मन से जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनेगा, क्या वो हमें क्या करेगा, खुश रखेगा? नहीं रखेगा। हमें वही खुश रख सकता है जिसको हम अपने विचारों से सुनते हैं कि ये नेता हमारे लिए सही है, हम इसी को वोट देंगे, ठीक ना। फिर आगे देखो,
नागरिक स्वतंत्रता को भारतीय संविधान में एक विशेष स्थान दिया गया है। नागरिक स्वतंत्रता मतलब आप प्रत्येक आदमी क्या रहे, स्वतंत्र रहे, प्रत्येक आदमी स्वतंत्र है। इसको हमारे संविधान में एक अधिकार दिया गया है, ठीक ना, एक अधिकार दिया गया। अब आगे देखो, समानता की समझ मतलब सभी व्यक्ति एक समान है। सभी व्यक्ति क्या है, एक समान है। इसको थोड़ा समझते हैं। भारतीय संविधान में जाति, लिंग तथा धन की असमानताएं बहुत स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। पता कि हमारे देखो हमारे समाज में जो है लोग जात के नाम पे भेदभाव करते हैं। किसके नाम पे, जात के नाम पे। हम बनिया है, तुम यादव है, तुम ठाकुर है, तुम नाई है, तुम तेली है, उसके नाम पे भेदभाव करते हैं। उसके बाद धर्म के नाम पे भेदभाव करते हैं। धर्म मतलब हम हिंदू धर्म से हैं, तुम मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई, इसके नाम पे भेदभाव करते हैं। लिंग के आधार पर, हम लड़का है, तुम लड़की हो, हम पुरुष है, तुम महिला हो, हम ये कर सकते हैं, तुम महिला ये नहीं कर सकती है, इसके नाम पर भी क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। धन के आधार पर कि हम लोग अमीर हैं, तुम गरीब है, हम जैसा चाहेंगे तुम वैसा करेगा, तुम गरीब है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, इसके आधार पर भेदभाव करते हैं, ठीक ना। बोला ऐसा लेकिन नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्ति क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, चाहे वो किसी भी कंडीशन में गरीब हो या अमीर हो, सभी को एक समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए, सभी एक समान रहना चाहिए, कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। यही बात समानता की समझ। अब देखो सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय भारतीय समाज में पाई जाने वाली तरह तरह की असमानताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने सामाजिक न्याय को एक प्रमुख मूल्य के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की है। भारतीय संविधान में पहले मांग को देखा गया, किस चीज़ों की मांग अधिक है, किस चीज़ों की मांग अधिक है, किस कानून में लोग ज़्यादा सहमत हैं, किस कानून को लागू करने पे लोग सहमत हैं, किसको कानून लागू करने में लोग दुखी हैं। ऐसी चीज़ों को जो है खोज कर निकाला गया। सामाजिक न्याय का मतलब समाज के पिछड़े हुए वर्गों को समाज के बाकी वर्गों के बराबर खड़े करने की कोशिश से है। तो जो समाज के पिछड़े लोग हैं, जिसका समाज में कोई महत्व, कोई वैल्यू नहीं है, उसको सब समाज में जो नीचा हुआ गिरा हुआ दृष्टि देखते हैं, उसको उससे समाज से उठाकर गोदी में उठाकर मतलब उसको वो सब अधिकार देकर, उसको वो सब अधिकार देकर समाज के और सभी लोगों के बराबर में रखना, लेवल में रखना, ठीक ना, उसके बराबर का रखना, ऐसा उसको इज्जत मिलना चाहिए, ऐसा उसको अधिकार मिलना चाहिए। ताकि जो हजारों लाखों साल जो हमारा समाज जिसके साथ अन्याय होता आया है, उसके साथ अब न्याय हो, जिसके साथ सब दिन जिसको नीचा गिरा हुआ समझाया गया, ठीक ना, तुच्छ समझाया गया, अब उसके साथ न्याय हो और वो भी हमारे साथ कदम कर चले। अब अगला टॉपिक जो है ना, अगला टॉपिक लास्ट टॉपिक है पंथ निरपेक्ष। हल्ला मत कीजिए। पंथ निरपेक्ष भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों में पंथ निरपेक्ष समाज की कल्पना की गई है। इसकी चर्चा हम अगले चैप्टर में करेंगे, ठीक ना, यहाँ चर्चा नहीं किया गया है, अगला चैप्टर में करेंगे। अगला चैप्टर हमारा जो है ना वो देखते हैं। तो इसी के साथ जो क्या करते हैं, हम आज क्लास को खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।